ये हमारी आवश्यकताएं हैं, नैसर्गिक आवश्यकता और अधिग्रहित आवश्यकता। नैसर्गिक आवश्यकता भोजन, जल, वायु, आवास, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अपने घरों में, परिवहन के लिए, उद्योग और व्यापार में, कृषि में, दूरसंचार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में। ये जो अवधारणा थी, पौराणिक अवधारणा, तरह तरह के पदार्थ खोजने की, इसका अंत वही नहीं हुआ। आज भी वही हम कर रहे हैं। हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लोग, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के लोग या हमारे दूसरे विषयों के लोग उसी तरह के पदार्थों की खोज में आज भी जुटे हुए, उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केमिस्ट्री का विकास ही इन्हीं दो पदार्थों के चलते प्रारंभ हुआ। पारस पत्थर या टचस्टोन, जिसको ऐसी चीज निकालने जिसको हम चाहे जिससे स्पर्श कराएं, खासतौर से धातुएं, वो सोने में परिवर्तित हो जाएं, ऐसा द्रव जिसको पीने से हम अमर हो जाएं। इन दो पदार्थों की खोज ने पूरे हमारे रसायन विज्ञान को विकसित किया। और ये एल्केमिस्ट लोग जो थे, मध्यकाल का रसायन शास्त्र का आधुनिक रसायन शास्त्र का प्रारंभ यहीं से हुआ। अगला आधुनिक अवधारणाएं क्या है देखिए। हमें इन सारे कामों के लिए सूची पूरी नहीं है, अधूरी है। खासतौर से दूसरे महायुद्ध के पहले यही सारे पदार्थ बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते थे। निर्माण के लिए जो आवश्यक सामान है, सीमेंट वगैरह, धातुएं जो मशीनों के लिए आवश्यक थी, स्वचालित वाहन, युद्ध के उपकरण, कृषि के उपकरण, उद्योगों के लिए उपकरण, घरेलू उपयोग के लिए उपकरण और तरह तरह के रसायन। और ये पदार्थ बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते थे और इनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए ताकि बिक्री हो सके और उद्योग को फायदा हो सके, तो तरह तरह के उनके प्रयोग या उनके अनुप्रयोग भी विकसित किए गए और आम जनता को प्रोत्साहित किया गया कि उसका इस्तेमाल करें अपने घरों में, अपने दैनिक जीवन में। अगला, दूसरे महायुद्ध के पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा के क्षेत्र में नए द्रव्यों की आवश्यकता बढ़ी और सिरेमिक, सिलिकॉन वेफर्स, बहुलक, विशिष्ट मिश्र धातुएं आज भारी मात्रा में बनाई जाती हैं। इन द्रव्यों के लक्षण वर्णन के लिए कई नए उपकरणों एवं यंत्रों को भी विकसित किया गया जो अन्य क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। हमारे एक्सरे की जो उपकरण हैं, जो MRI करने के जो चिकित्सा के क्षेत्र में उपकरण हैं, जो हमारा ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और तरह तरह के जो स्पेक्ट्रोमीटर्स है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। वस्तुतः उनका विकास इन द्रव्यों के लक्षण दर्शन या वर्णन या उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए किया गया, लेकिन आज हम उनका इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में भी कर रहे हैं उसी सुगमता से, बल्कि ज्यादा दक्षता से, ज्यादा लाभ के लिए, जिसके लिए उनको बनाया गया है। 20वीं शताब्दी के अंत तक कई नए द्रव्यों, उच्च प्रौद्योगिकी द्रव्य, हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स, स्मार्ट द्रव्य आदि का आविष्कार हुआ। कुछ को कम मात्रा में उत्पादित भी किया जाता है, कुछ को केवल प्रयोगशाला स्तर पर शोध के लिए बनाया जाता है। 21वीं सदी में उपरोक्त सभी द्रव्यों की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी। कई नए द्रव्य भी बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ कई तरह की नई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी, प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसकी जानकारी हमें अभी नहीं है। खासतौर से नैनो द्रव्य और नए प्लास्टिक के विकास की कोशिश हो रही है, उन पे कार्य हो रहा है और ये दावा है जो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं कि हम ऐसे नैनो द्रव्य बना लेंगे जिनसे कई सारी समस्याएं का हल हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर कपड़ों की सफाई के क्षेत्र तक। लेकिन इनका परिणाम क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा आगे बताने की कोशिश करूंगा। ये है नैनो 10⁹, जो विषय से परिचित नहीं उनके लिए है, विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया था। ये आकार का एक आकलन है या उसका परिमाप है। लेकिन क्या नैनो वास्तव में हम आज ही प्रभावी हो गया है? पहले ये छोटी चीजें प्रभावी नहीं थी। कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में जो छोटों के लिए, छोटी चीजों के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए जो चिंतन है उसका परिचय आपसे कराऊंगा। छोटा, प्रभावी एवं चतुर है। ये दैनिक जागरण में खबर निकली थी, बम भी अब छोटे से छोटे बनाए जाने की कोशिश की जा रही। मारक क्षमता बहुत ज्यादा हो लेकिन आकार प्रकार छोटा हो ताकि उनको बनाने का खर्चा, उनको ढोने का खर्चा, जहाज का ये सब थोड़ा कम हो सके। तो रूस ने एक छोटा बम बनाया और उसका शीर्षक अखबार में दिया था, रूस ने बनाया बमों का बाप। ये तो आधुनिक काल का है, लेकिन हमारे चिंतक
वर्षों पहले, दशकों पहले क्या कह गए हैं। अगला, रहीमन देख बड़न को लग्न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। आयुर्वेदिक औषधियाँ चूर्ण के रूप में, भस्म के रूप में नैनो की श्रेणी में ही आ सकती है। अगला, सत्सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और हमारे हनुमान जी कितने चतुर थे, कितने स्मार्ट थे कि आकार बढ़ाते बढ़ाते इतने छोटा सा होकर सुरसा के मुंह से निकलकर भाग गए। तो नैनो के उदाहरण वो भी हैं। अगला, ये देखिए एक चित्र है जिसमें सुरसा ने मुंह बढ़ाना शुरू किया, नैनो हनुमान जी छोटा होते होते फिर उसके मुंह से जैसे इसके पहले कि वो बंद करे निकल के भाग खड़े हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख रखा है इस अवसर के लिए। अगला, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूर तब रूप दिखावा, सत जोजन जही आनंद कीन्हा, अति लग रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। तो ये है छोटों की चतुराई, छोटों की स्मार्टनेस हम कह सकते हैं। और दूसरा उदाहरण मैं यहाँ लाना भूल गया, वामन ने 3 पग में ही पूरा राज्य ले लिया था महाराजा बलि का, तीनों लोग ले लिया था। तो ये छोटे लोग काफी स्मार्ट पहले से ही रहे हैं। आज कोई नई बात हमारे वैज्ञानिक नहीं बताने जा रहे हैं। पहले जो अल्केमिस्ट या कीमियागरों के अभिकर्मक होते थे कुछ इस तरह के होते थे, एक बड़ा बर्तन लो, उसको हिलाओ डुलाओ, गर्म करो, उसमें सारा चीज डाल दो और काढ़ा बन के तैयार हो गया, पदार्थ बन के तैयार हो गया। हमारे वैद्य लोग आज भी यही काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ विज्ञान का, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ये उपकरण या ये उपकरण काफी क्लिष्ट होते गए। और अगला चित्र एक पेट्रोलियम रिफाइनरी का संभवतः होगा। ये देखिए कितना क्लिष्ट, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया है आज के आधुनिक उपकरण का। ये हेडिंग थी इसकी, कैसे अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग मटेरियल्स अंग्रेजी में जिनको कहते हैं, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले द्रव्यों का कैसे विकास हुआ और उसकी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जिन द्रव्यों को, वस्तुपरक द्रव्यों को हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको इन वर्गों में हम रख सकते हैं। धातु वाले द्रव्य जो मणिजीय हो सकते हैं, अमणिजीय हो सकते हैं, क्वासी मणिजीय हो सकते हैं। सिरामिक वाले पदार्थ जो मणिजीय अमणिजीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बहुलक या पॉलीमर वो भी मणिजीय अमणिजीय हो सकते हैं। इलास्टोमर्स, सुनामी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम आने वाले पदार्थ, और इसमें नैनो भी आप जोड़ सकते हैं, अन्य पदार्थ जोड़ सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये 5 वर्ग हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के, जिनका अध्ययन हमारे विद्यार्थी 2nd 3rd ईयर में करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, चाहे वो जिस क्षेत्र में जाते हों। इसके साथ साथ इनको मिलाकर सम्मिश्र भी बनाया गया, अंग्रेजी में जिसको कंपोजिट कहते हैं। धात और पॉलीमर को मिलाकर, धात या बहुलक को मिलाकर कंपोजिट या जो सम्मिश्र बनाया गया, उसका एक उदाहरण स्टील कार टायर जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। बहुलक और सिरेमिक या कांच को मिलाकर जो वस्तु बनाई गई है, जो वस्तु पर द्रव्य बनाया गया, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक और कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, ये द्रव्य निकले। हमको ये कंपोजिट्स हैं जिसमें बहुलक और सिरेमिक या कांच का इस्तेमाल है। धातु और सिरेमिक का इस्तेमाल करके सीमेंट कंक्रीट जिससे हम भवन बनाते हैं, वो एक उदाहरण है जिसमें स्टील, सीमेंट, कंक्रीट या सीमेंट जिसमें केवल सिरेमिक और धातु का मिश्रण होता है। तो ये उदाहरण है कंपोजिट द्रव्यों के, जिनको बनाने के लिए हम 2 से अधिक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं और उनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल उनका प्रयोग करते हैं। अगला, कैसे परिवर्तन हुआ। एक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक से मैंने ये लेने की कोशिश किया है। प्रोफेसर जेम्स स्टुअर्ट, ये प्रोफेसर थे अभियांत्रिकी के इंजीनियरिंग के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1875 से 1890 तक। ये इनके आचार्य रहने का काल है, इनके जीवन और मृत्यु का काल नहीं है। उनके समय में, उस समय केवल कुछ 100 द्रव्य थे जिनका इस्तेमाल इंजीनियरिंग के लोग करते थे। अब कोई बहुलक नहीं था, कोई हल्की धातु नहीं थी, कोई सम्मिश्र नहीं था, कोई कंपोजिट नहीं था। लेकिन अब 45,000 से अधिक धातु बहुलक हैं, कई हजार से अधिक हल्की धातुएं हैं या मिश्र धातुएं हैं,
कोई सम्मिश्र नहीं था, अब कई सौ से अधिक सम्मिश्र हैं। आज हम 1,60,000 से अधिक यांत्रिकी द्रव्यों का इस्तेमाल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करते हैं। हवाई जहाज से लेकर मोटर गाड़ी के पुर्जों तक बनाने में या मोटर बाइक के पुर्जों तक बनाने में। कुछ चित्र हैं, देखिए। मिश्र धातु और मिश्र धातु का इस्तेमाल ट्रक के हिस्से में, गियर में प्लास्टिक और बहुलक का इस्तेमाल, सिरेमिक और कांच का इस्तेमाल, हमारे जो स्पार्क प्लग है मोटर गाड़ी का या स्कूटर का उसमें, साइकिल के हिस्से में संकर सम्मिश्र। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी और वायुयान के हिस्सों में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन, मोटर, कुछ कल पुर्जे, हवाई जहाज में काफी हिस्सों में ये कंपोजिट्स लगते हैं उसका वजन घटाने के लिए, उसकी क्षमता ताकत दीवार की या उस पुर्जे की बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, जानपद अभियांत्रिकी और स्थापत्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर और सिविल के क्षेत्र में धातुएं, मिश्र धातुएं, पॉलीमर, बहुलक और इलास्टोमर, सिरेमिक और कांच और कंपोजिट्स या संकर और सम्मिश्र, ये सभी का इस्तेमाल सिविल इंजीनियरिंग के लोग या आर्किटेक्चर के क्षेत्र के लोग करते हैं। अगला, बायोमेडिकल के क्षेत्र में जब हमारे को ट्रांसप्लांट करना होता है किसी हिस्से में, या वाल्व खराब हो जाता है, या कहीं नकली सपोर्ट देकर सेल कोशिकाओं की वृद्धि करानी होती है, तो ये मिश्र धातु वो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, दांत को स्क्रू करने के लिए टाइटेनियम के अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुलक इलास्टोमर, आर्टिफिशियल वाल्व जो नकली वाल्व है रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उसका जगह लेता है। सिरेमिक, कांच के बने ऐसे पदार्थ कोशिकाएं इसमें वृद्धि करती हैं और ये शरीर के हिस्से में इस्तेमाल होता है। और ये जब कोई टूट फूट हो जाती है और हड्डियां अपने से नहीं जुड़ सकती हैं तो ऐसे हिस्से लगाए जाते हैं, खासतौर से जब फोलू अपना ये टूट जाता है। फेमर जॉइंट्स के लिए उसके चित्र नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से ये है फेमर के लिए या हड्डियों को जोड़ने के काम में आते हैं। खिलौने और घरेलू उपकरण, इनमें भी पदार्थों का इस्तेमाल होता है, द्रव्यों का इस्तेमाल होता है। मिक्सी, बच्चों को पढ़ने वाले या ये जो गेम्स हैं, बर्तन जिसमें हम पदार्थों को रखते हैं, और ये खिलौने, ये सब में किसी न किसी धातु, किसी न किसी मिश्र धातु, किसी न किसी बहुलक, किसी न किसी इलास्टोमर, सिरेमिक, कांच और संकर या सम्मिश्र का प्रयोग होता है। अब आइए कुछ 21वीं सदी की जरूरतों की चिंता करें। 21वीं सदी में हमें दूसरे तरह के पदार्थों की आवश्यकता होगी, कुछ की भारी मात्रा में, वो तो वैसे हैं जो 20वीं सदी के थे, लेकिन कुछ कम मात्रा में आवश्यक होंगे, लेकिन उनकी गुणवत्ता, उनके गुणधर्म बिल्कुल दूसरे प्रकार के होंगे, विशिष्ट प्रकार के होंगे। उनको हम धातुएं और मिश्र धातु के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात उच्च तकनीकी पदार्थ, अनोखे पदार्थ या एक्सोटिक मटेरियल्स का हिंदी मैंने करने की कोशिश की है। मनोवांछित पदार्थ, टेलर मेड मटेरियल्स की हिंदी मैंने करने की कोशिश की है। इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के पदार्थ और नैनो पदार्थ। अगला, 20वीं सदी का दृष्टिकोण था जो बाजार में उपलब्ध है, जो बन रहा है कारखाने में, उसका इस्तेमाल करो। लेकिन 21वीं सदी का लक्ष्य होगा या दृष्टिकोण होगा, अभिकल्पन द्वारा मनोवांछित द्रव्य को प्राप्त करो और उसको हमें दो। तो डिजाइन के आधार पर टेलर मेड मटेरियल बनाइए और हमें दीजिए, उसको बाजार में दीजिए और हमारी आवश्यकता को पूर्ति करिए। तो टेलर मेड धात्विक द्रव्य या मनोवांछित धात्विक द्रव्य, मनोवांछित सिरेमिक द्रव्य, मनोवांछित बहुलक द्रव्य, मनोवांछित नैनो द्रव्य, इस तरह के द्रव्यों की आवश्यकता बढ़ेगी, इनका उत्पादन बढ़ेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे शादी विवाह के अवसर पर डिजाइनर लहंगा, डिजाइनर सूट ज्यादा लोग खरीदने लगे हैं। पहले तो जाके बाजार से या तो खरीद लाते थे बने बनाए सूट या सिलवा लेते थे जो कपड़ा उपलब्ध था उससे, लेकिन अब विशिष्ट तरीके का होना चाहिए। दूसरा दूल्हा या दूसरी दुल्हन उस लहंगे को या सूट को न पहले दिखाई दे। तो कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण 21वीं सदी में द्रव्यों के लिए जाने वाला है। इनको बनाने के लिए किस तरह की जानकारी हमारे विशेषज्ञों को चाहिए, उसकी एक छोटी सी सूची हमने देने की कोशिश की है। उनके गुणधर्म कैसे होने चाहिए, खासतौर से यांत्रिक गुण, प्रकाशिकीय गुण, पर्यावरणीय, चुंबकीय गुण आदि। उनका आकार और गुणधर्म
का टॉलरेंस के लिए मुझे कोई अच्छी हिंदी नहीं मिली, तो मैंने सहनशीलता लिख दिया, हालांकि अच्छा शब्द नहीं है। बाजार का आकार कितना है, कितनी खपत होगी, ताकि उसके हिसाब से उनका उत्पादन किया जाए। जिम्मेदारी और सुरक्षा, लायबिलिटी, अगर उसमें कोई घातक पदार्थ है तो किसकी लायबिलिटी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी और उसके बचने का क्या उपाय है। और फिर ये आजकल की अवधारणा है, कोई भी उत्पाद जब नया बनेगा तो उसका लाइफ साइकिल एनालिसिस, अंग्रेजी में तो लाइफ साइकिल एनालिसिस है, हिंदी में मैंने जीवन चक्र विश्लेषण लिखा है। शुरू से लेकर कच्चे माल से लेकर उत्पादन से होते हुए उपभोग तक कितनी ऊर्जा खपत होगी, कितना प्रदूषण निकलेगा, कितना अवशेष निकलेगा, इस सब का आकलन जीवन चक्र विश्लेषण के दायरे में आता है। अगला कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज या पर्यावरणीय प्रभाव और हमारे सामने क्या विकल्प है। ये देखिए एक सरल प्रवाह चित्र है संसाधन के उपभोग का, खासतौर से खनिज संसाधनों के उपभोग का। धरती से हम निकालने की कोशिश करते हैं, उर्वेक्षण करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, लोकेट करते हैं, फिर उसका निष्कर्षण करते हैं, उसका परिष्करण करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं, उसका उपभोग करते हैं और प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ न कुछ अवशेष निकलता है। कुछ अवशेष का तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि उत्पादन के दौरान जो अवशेष निकला उसको हम पुनर्चक्रित कर देते हैं, लेकिन अधिकांश अवशेष निस्तारण के लिए पर्यावरण में आता है और इसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि पर्यावरण के बस का या प्रकृति के बस का उनका निस्तारण नहीं रह गया है। इसलिए आज की सोच ये है कि ऐसी उत्पादन विधि विकसित की जाए, ऐसी रसायन की विधि विकसित की जाए जिसके आधार पर पूरा का पूरा अवशेष वहीं का वहीं खप जाए। तो जो स्वच्छ रसायन, हरित रसायन, अवशेष रहित उत्पादन, ये जो अवधारणा है क्लीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, वेस्टलेस मैन्युफैक्चरिंग, ये इसी सोच की देन है। अगला, अगर हम अभी जैसी हमारी प्रवृत्ति है, निकालो, इस्तेमाल करो, ये मत ध्यान में दो या मत चिंता करो कि आगे क्या होगा, तो जो ऊपर की रेखा है लाल वाली, वो स्थिति होगी, कुछ समय तक बढ़ेगा, उसके बाद घट जाएगा, पूरा का पूरा संसाधन गायब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम संरक्षण देने की कोशिश करते हैं तो हमें ये स्थिति मिलेगी जो बीच में नीली रेखा से दिखाई गई है। और अगर हम संरक्षण के साथ साथ पुनर्चक्रण भी करने की कोशिश करते हैं, जिसका कम से कम भारतीय जीवन पद्धति में हमारे पूर्वज तो काफी दिनों पहले से करते आए हैं, उसको थोड़ा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो जो हमारे संसाधन है हमें बहुत समय तक मिलेंगे और हम जाकर किसी स्थिर, कुछ समय बाद एक स्थिरता को प्राप्त करने की कोशिश में होंगे। क्या विकल्प है हमारे सामने, ताकि ये जो वस्तुपरक द्रव्य हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और जिसके लिए अधिकांश रॉ मटेरियल या कच्चा माल हम प्रकृति से लेते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। उपयोग में कमी, टिकाऊ उत्पादों का उत्पादन, उत्पादों के आकार में कमी, उनका आकार घटाइए, पुनः उपयोग या पुनः चक्रण, कच्चे माल का विकल्प, जीवन शैली में परिवर्तन। ये देखिए कांच, स्टील, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, तांबा और कागज, अगर कच्चे माल से सीधे बनता है तो कितनी ऊर्जा खपत होती है प्रति किलोग्राम, और अगर जो कचरा है, बेकार कागज, बेकार कांच, इससे बनता है तो कितनी ऊर्जा खपत होती है। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत हो रही है अगर हम रिसाइकिल करने की कोशिश करें, पुनर्चक्रण करने की कोशिश करें। कुछ अन्य आंकड़े, संयुक्त राज्य अमेरिका जो विकसित देश है, 90% कारें और 100% लेड अम्लीय बैटरी पुनर्चक्रित की जाती है। कारों को इकट्ठा करके उसको वो कंप्रेस कर देते हैं और उसके हिस्से अलग करके धातु एक जगह ले जाते हैं, प्लास्टिक एक जगह ले जाते हैं और फिर धातुओं को अलग करते हैं। पुनर्चक्रित कुल धातुओं का मूल्य 50 गुणे 10⁹ या 50 अरब डॉलर के बराबर है। लोहा और स्टील का वजन के आधार पर पुनर्चक्रित धातुओं के कुल वजन का 95% और कुल मूल्य का 40% योगदान है। ये अमेरिका के लिए है। हमारे देश में देखिए रेलवे लाइन के किनारे टनों, हजारों टन लोहा की पटरी और दूसरे सामान पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से रेल का भाड़ा बढ़ाने की जगह अगर हमारा रेल मंत्रालय या रेल विभाग उसको ध्यान दे, चोरी से वो इधर उधर चले जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको रिसाइकिल करने की कोशिश करे, तो हमारा जो
आयरन और लोहे का एस्ट है उसकी बचत हो सकती है और भविष्य के लिए हम भावी पीढ़ी के लिए तो छोड़ के जा सकते हैं। अगला, 1 टन स्टील के पुनः चक्रमण में 1136 किलोग्राम लौह अयस्क, 455 किलोग्राम कोयला और 18 किलोग्राम चूने की बचत होती है। तो दूसरे संसाधन भी बचेंगे। लौह अयस्क से स्टील उत्पादन के मुकाबले ऊर्जा की खपत लगभग 1/3 हो जाती है। शीशा 63%, एल्यूमिनियम 38% तथा तांबा 36% अन्य धातुएं जो पुनः चक्रण की जाती है, ये उनके आंकड़े हैं। एल्यूमिनियम के पुनः चक्रण से बॉक्साइट से धातु के उत्पादन के मुकाबले 95% ऊर्जा की बचत होती है। इसलिए हमें इनका चक्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे बेकार लोहे से, स्क्रैप आयरन से फिर से लोहा या लोहे की ये शीट या ये गर्डर या पाइप या स्लैब बनता है, उसका एक रेखा चित्र है। इकट्ठा करना ही सबसे मुश्किल काम है। दूसरा उपाय क्या है? हम विकल्प की खोज करें। टेलीफोन तार के लिए, टेलीफोन के लिए, संचार के लिए या बिजली के लिए हम तांबे के तारों का इस्तेमाल करते थे, उनका स्थान बिजली के लिए तो एल्यूमिनियम ने ले लिया है और संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर ने ले लिया है। इसकी तांबे की आवश्यकता नहीं रह रही है। चांदी की फिल्में, चांदी के यौगिकों से कोट की हुई फिल्में इस्तेमाल करते थे फोटोग्राफी के लिए, उनकी जगह डिजिटल कैमरे द्वारा हमने उनकी आवश्यकता कम कर दी है, घटा दी है। कच्चे माल का ज्यादा दक्षता के साथ प्रयोग, और एक उदाहरण है आईफल टावर जो 1809 में बना था, उसके निर्माण में लगभग 8000 मीट्रिक टन स्टील लगा था। अगर आज की पद्धति से उसका निर्माण किया जाए, जो नई जानकारी है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चाहे मैकेनिकल के लोग हो या सिविल के, तो इसका 1/4 स्टील में उस आईफल टावर को उसी रूप में बनाया जा सकता है। समुद्र से भी हम कई खनिज प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र से जो हमें मैंगनीज के ढोके मिलेंगे, उनका चित्र है। हमारे यहाँ भी भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा में है, वो प्रयास कर रहे हैं समुद्र से ऐसे मैंगनीज के ढोके निकालने के लिए, निकल निकालने के लिए। अगला दूसरा चित्र है, बड़े आकार के ढोके हैं और इसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा है। ये लाइफ साइकिल एनालिसिस जिसका मैंने जिक्र किया था, प्राकृतिक ऊर्जा का संकेत है, कच्चे माल का संकेत है, और उसको एक ऊर्जा को और ऊर्जा के लिए कच्चा माल उसको ले आने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ट्रक, गैलन और ये बैग द्रव्य के उत्पादन के समय में इनका इस्तेमाल होता है और अवशेष ठोस कचरा निकलता है। फिर उत्पाद के निर्माण में इनका प्रयोग होता है, ठोस कचरा जो कुछ कचरा निकलता है। फिर जो उत्पाद का हम उपयोग करते हैं उसमें भी कच्चे माल का ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल होता है, कचरा निकलता है। और इस कचरे को निस्तारण के लिए हमें प्रकृति की या पर्यावरण की शरण में जाना पड़ता है। किस तरह के पदार्थ निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कणिकाएं या पार्टिकुलेट मैटर और घातक अवशेष। तो इस तरह का विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये इस प्रकार का उत्पाद अगर बनेगा इस कच्चे माल से, तो प्रारंभ से लेकर पालने से लेकर उसकी मृत्यु तक या उसके बेकार होने तक क्या क्या अवशेष निकलेंगे और उसकी मात्रा कितनी होगी, उसमें कौन घातक होगा और उसके निस्तारण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये कहलाता है लाइफ साइकिल एनालिसिस। और इसमें किस तरह के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, एल्यूमिनियम के उदाहरण देते हुए मैं बताने की कोशिश करूंगा। एल्यूमिनियम के डिब्बे, 100 डिब्बे जिसमें हम कोका कोला या पेप्सी कोला पीते हैं। संसाधन की खपत, बॉक्साइट, ईंधन, बिजली, कच्चे माल को ठीक करने के लिए ऊर्जा और जल, इतना इस्तेमाल होता है। कितनी अवशेष या कितने एमिशंस निकलते हैं, उत्सर्जन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उनकी मात्रा दी गई है। पार्टिकुलेट मैटर और इसका प्रभाव का आकलन, ओजोन ह्रास की इसकी क्षमता क्या है, वैश्विक उष्मन की क्षमता क्या है, अम्लीय वर्षा की क्षमता क्या है, मानव के लिए घातक द्रव्यों की आकलन क्या है। ये जो आंकड़े हैं, जो इसका आधार है, ये सापेक्ष आंकड़े हैं। इसका आधार जो प्रदूषित स्थान नहीं है, प्रदूषित जल नहीं है, प्रदूषित वायु नहीं है, नैसर्गिक स्थान है, वहां पर कैसा प्रभाव होता है और उसके मुकाबले अगर ये सब निकलेगा तो क्या प्रभाव होगा, उसकी ये सापेक्ष आंकड़े हैं। ये कोई इसीलिए इनके साथ कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई
हमारी अंतिम 2-3 स्लाइड है। हमको आवश्यकता है अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की, तभी हम अपनी आवश्यकता द्रव्यों के रूप में जो हमें प्रकृति से मिलते हैं सीधे उत्पादन करके जो प्राप्त कर सकते हैं उसको अक्षय रूप से जारी रख सकते हैं। संसाधन अवशेष, कुछ वन क्षेत्र का विनाश होता है, कुछ कृषि भूमि का हम उपयोग करते हैं, कुछ बागवानी करते हैं, कुछ जो जल क्षेत्र है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये रेखा चित्र कुछ ऐसा उभरता है। तो कितना हमको चाहिए संसाधन के लिए भूमि का क्षेत्रफल और कितना चाहिए हमको अवशेष के समन के लिए क्षेत्रफल, इसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। एक दूसरा चित्र, जैविक उत्पादक भूमि कितनी लगती है, जैविक उत्पादक समुद्र कितना कम लगता है, ऊर्जा उत्पादक भूमि कितनी लगती है, निर्मित भूमि जिस पर हम रोड सड़क या मकान बनाते हैं वो कितनी लगती है, और जो बायोडाइवर्सिटी का विनाश होता है उसके चलते कितनी भूमि लगती है जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट अवशेष भेजते हैं। तो एक दूसरे तरह का रेखा चित्र। ये देखिए 2 तरह के जीवन पद्धतियां दिखाई गई हैं। एक तो विकासशील देशों की, जिसमें हमारा देश भी आता है, काफी हमारे देश के हिस्से उसी वर्ग के अंदर आते हैं। दूसरे विकसित देशों का चित्र है दाईं तरफ, और आप देखेंगे वहां केवल एक पद चिन्ह है और यहाँ कई पद चिन्ह है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इस जीवन पद्धति में बहुत ज्यादा है, उस जीवन पद्धति में बहुत कम है। तो हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने हैं ताकि हम विकास भी करें, लेकिन जो ये समस्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के इतना विस्तार हो जाए उसको भी रोक सकें। तो कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा नहीं कि हम तंद्रा में रहें और अमेरिका के लोग या यूरोप के लोग संसाधनों का दोहन करते जाएं, वो सोच भी गलत है। और ये सोच भी गलत है कि हम पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत का गांव इसी प्रकार का जीवन जीने का हक रखता है, उसको विकसित होने का हक नहीं है। तो कोई बीच का एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है।